हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम यूजीसी नेट और सेट के जो जनरल पेपर है उस सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में हमने हायर एजुकेशन सिस्टम्स को कम्प्लीटली स्टडी किया। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एटीट्यूड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता क्या है? बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है? इसमें एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा जानता है वह अपने ज्ञान का दूसरे व्यक्ति को साझा करता है। इसके लिए वह टीचिंग प्रोसीजर को फॉलो करता है। तो इस प्रकार शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो शिक्षण है वह राष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होती है। और कुछ शिक्षाविदों ने शिक्षण की प्रक्रिया को इस प्रकार से परिभाषित किया है। उसके अनुसार, एक गेज के अनुसार, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो जो शिक्षाविद गेज हैं उन्होंने कहा कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। और शिक्षाविद रियांश का क्या कहना है? रियांश ने कहा, दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। इसी प्रकार और शिक्षाविद भी हैं, उन्होंने क्या कहा देखते हैं। एडमंड एमिडोन के अनुसार शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षण एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। इस प्रकार मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मिक संबंध है जहां कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। जो मॉरिसन है उसने कहा कि शिक्षण में एक परिपक्व और एक अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मिक संबंध होता है जिसमें जो परिपक्व व्यक्ति है वह अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षण का पढ़ाता है और जिससे वह परिपक्वता की ओर अग्रसित होता है। वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता करता है। इस प्रकार से बहुत सारे शिक्षाविदों ने शिक्षण को परिभाषित किया है। याद रखिएगा किस शिक्षाविद ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, यह कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने 5 डिस्कस कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। शिक्षण को देश की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि प्रभावित करती है। इस प्रकार देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षण को 3 प्रकार से परिभाषित किया, 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। इसमें पहला है निरंकुश शासन, ऑटोक्रेटिक सिस्टम। दूसरा प्रजातांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम। तीसरा हस्तक्षेप रहित प्रणाली। इसमें फर्स्ट निरंकुश शासन ऑटोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह कंप्लीटली राजनीतिक होती है। मतलब देश की जो राजनीतिक प्रणाली है उस पर शिक्षा पर पूर्णतः कंट्रोल होता है, उसे निरंकुश शासन कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षण के जो समर्थक हैं वह हैं H.C. मॉरिसन। जो H.C. मॉरिसन है उन्होंने निरंकुश शासन, जिसमें शिक्षण जो है पूर्णतः राजनीतिक का विषय होता है, का समर्थन किया था। इसी प्रकार जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो प्रजा है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी ध्यान में रखकर जो प्रणाली विकसित की जाती है उसे प्रजातांत्रिक प्रणाली कहते हैं। इस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का भी होता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी होता है। इस प्रकार की जो शिक्षण प्रणाली है उसे N.L. गेज ने सपोर्ट किया था। और तीसरा है हस्तक्षेप रहित प्रणाली। इस प्रकार की प्रणाली में जो राजनीतिक पक्ष है उसका कोई भी हस्तक्षेप शिक्षण प्रणाली में नहीं होता है। इस प्रकार की जो शिक्षण प्रणाली है उसमें जॉन ब्रूबेकर ने अपना सपोर्ट किया है। इस प्रकार शिक्षा को राजनीतिक प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है और तीनों प्रकार से जो शिक्षण प्रणाली है उसको 3 शिक्षाविदों ने अपना अपना सपोर्ट दिया है। तो याद रखिएगा, निरंकुश शासन के सपोर्टर H.C. मॉरिसन है, प्रजातांत्रिक प्रणाली के सपोर्टर N.L. गेज हैं और हस्तक्षेप रहित प्रणाली के सपोर्टर जॉन ब्रूबेकर हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। जो गुड टीचिंग है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं हैं? अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब जो सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान होना चाहिए और प्रभावी नियोजन होना चाहिए। छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति होना चाहिए। शिक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है और छात्र जो है आलसी पड़े हुए हैं। यह गुड टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसलिए जो गुड टीचिंग है उसमें छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति जरूरी है। प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रख करके टीचिंग का कार्य होना चाहिए। सहानुभूति एवं दया पर आधारित होना चाहिए।
निर्देशात्मक होना चाहिए मतलब डायरेक्शनल होना चाहिए, छात्र शिक्षक सहयोग होना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और प्रगतिशील शिक्षण होना चाहिए, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति होनी चाहिए, उपचारात्मक होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए, छात्र योग्यताओं का संवर्धन करना चाहिए, शिक्षक की उपस्थिति दार्शनिक एवं मित्र के रूप में होनी चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार होना चाहिए, छात्र शिक्षण में माधुर्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से जो उत्तम शिक्षण है उसमें निम्नलिखित विशेषता, इस प्रकार से इतनी विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। शिक्षण एक प्रक्रिया, जो प्रकृति शिक्षण है एक प्रकार का प्रोसेस है। वह कौन सा प्रोसेस है वह देखते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें ये शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, स्वदेश प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया है, संप्रेषण प्रक्रिया है, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, उपचारात्मक प्रक्रिया है, तार्किक क्रिया है, मापन योग्य क्रिया है, सुधारात्मक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। मतलब त्रिध्रुवीय कहने का मतलब इसमें 3 ध्रुव होना चाहिए। इसमें क्या क्या होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। और एक यह निर्देशात्मक प्रक्रिया है जिसमें गाइडेंस, जो टीचर है वो गाइडेंस देता है स्टूडेंट को, और यह औपचारिक प्रक्रिया है और एक अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। इस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया इन सभी प्रक्रियाओं सम्मिलित है। शिक्षण प्रक्रिया में ये सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, शिक्षण के प्रकार। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण के प्रकारों को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया है। जो शिक्षा शास्त्री हैं शिक्षण को बहुत तरीके से वर्गीकृत किए हैं। तो देखते हैं कौन से बेसिस पे कितने वर्ग में बांटा गया है। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण को तीन प्रकार से बांटा गया है शिक्षण को। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनोगत्यात्मक। ज्ञानात्मक कहने का मतलब है कि जिसमें सिर्फ ज्ञान का साझा हो, जिसमें ज्ञान को ही फोकस किया जाए और स्टूडेंट को टीचिंग किया जाए ज्ञानात्मक रूप से। और दूसरा भावात्मक, इस भावात्मक टीचिंग में स्टूडेंट की भावनाओं को समझते हुए उससे टीचिंग किया जाना चाहिए और उसके भावात्मक विकास किया जाना चाहिए। इसे भावात्मक शिक्षण कहते हैं। और मनोगत्यात्मक मतलब स्टूडेंट की मन स्थिति को जानते हुए उसका विकास करना चाहिए, इसे मनोगत्यात्मक शिक्षण कहते हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि छात्रों के ज्ञान में वृद्धि किया जा सके। और भावात्मक शिक्षण का उपयोग ताकि छात्रों की जो भावनाएं हैं उसके विकास किया जा सके। और मनोगत्यात्मक शिक्षण का उपयोग छात्रों की मन स्थिति का विकास करने के लिए मनोगत्यात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। दूसरा है शिक्षण के स्तरों के आधार पर। शिक्षण ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण को 2-3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। पहला है मेमोरी लेवल। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ किसी कॉन्सेप्ट को कुछ निर्देश दिए जाते हैं उनको याद कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे हम, सिर्फ मेमोरी लेवल। और अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर वह उस डेटा जो निर्देश दिए गए थे उसको मेमोरी में स्टोर करने के बाद उसके बारे में सोच पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उस स्तर को अंडरस्टैंडिंग लेवल कहेंगे। और तीसरा है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। जब स्टूडेंट उस किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद में उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपना कुछ रिप्लाई कर रहा है, मतलब उसको समझने के बाद में उससे रिलेटेड कुछ खुद से डेवलप कर पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, चिंतन स्तर। उस पर गहरी सोच आ जा रही है तो उसे चिंतन स्तर कहेंगे। इसे समझ सकते हैं हम ऐसे कि अगर हमें किसी, जैसे न्यूटन का हमारा नियम है, पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो अगर कोई छात्र कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है उसे सिर्फ याद कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे, हम मेमोरी लेवल पर टीचिंग कहेंगे, मेमोरी लेवल का टीचिंग कहेंगे। और अगर वह उसे याद करने के बाद उसे समझ पा रहा है कि मतलब कंजर्वेशन होता है, कैसे होता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल का टीचिंग कहेंगे। और अगर वह उसे समझने के बाद में उस पर और विचार कर पा रहा है कि यह होता है तो यह कैसे होता है और क्यों होता है, इसलिए होता है, और इस पर वह विचार प्रस्तुत कर पा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, चिंतन लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल का टीचिंग कहेंगे। हमारा 5वां है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर
जो टीचिंग है उसे शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर 3 भागों में बाँटा जा सकता है। पहला है प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, दूसरा है प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है एक्शन। अगर किसी चीज़ को प्रस्तुत करके टीचिंग किया जाता है तो उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं, और अगर किसी चीज़ को बना करके मतलब फॉर्म करके प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रदर्शन कहते हैं, और तीसरा किसी चीज़ को क्रिया करने के बाद में स्टूडेंट को टीच किया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं, एक्शन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा शैक्षिक क्रियाओं को बांटा गया है। और शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर जो टीचिंग एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसके आधार पर जो शिक्षण है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा है निचारित्रिक। इस प्रकार से जो शिक्षण है उसे 3 भागों में प्रबंधन व्यवस्था एजुकेशनल मैनेजमेंट के आधार पर बांटा जा सकता है। शिक्षण के चर तथा उनके कार्य। शिक्षण वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग एंड देयर फंक्शन। जो शिक्षण है उसमें 3 चर होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। जो पहला है स्वतंत्र चर शिक्षक होते हैं। जो शिक्षक होता है वह एक स्वतंत्र चर होता है। दूसरा है परतंत्र चर छात्र होते हैं। जो छात्र होते हैं वह परतंत्र चर होते हैं। और तीसरा हस्तक्षेप चर होते हैं। हस्तक्षेप चर में पाठ्यक्रम आता है। इसे निम्नलिखित प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं। जो स्वतंत्र चर शिक्षक है उसकी महान भूमिका होती है। उसके बाद में परतंत्र चर छात्र है और हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम है। इन दोनों की समान भूमिका होती है। देखिए, ये वेरिएबल इस प्रकार से डिफाइन है। जैसे स्वतंत्र चर शिक्षक को स्वतंत्र चर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो टीचर है वह डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, तो इसलिए यह टीचर जो है स्वतंत्र रहता है अपने टीचिंग के लिए। इस प्रकार से इसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। और जो छात्र है वह टीचर पर बेस्ड होता है, इसलिए इस छात्र को परतंत्र चर कहते हैं। और हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम को हस्तक्षेप चर कहते हैं, क्योंकि टीचर जो है स्टूडेंट को कुछ न कुछ पढ़ाने के लिए कुछ विषय का ज़रूर चयन करता है, और जिस विषय का वह चयन करता है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। और जो पाठ्यक्रम है वह इस दोनों के टीचिंग में अपना हस्तक्षेप जरूर करेगा। बिना पाठ्यक्रम के टीचर छात्र को क्या पढ़ाएगा? इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है वह शिक्षण के प्रक्रिया में अपना हस्तक्षेप देता है, इसलिए इसको हस्तक्षेप चर कहा गया है। नेक्स्ट है शिक्षण चर के 3 प्रमुख कार्य हैं। जो शिक्षण चर है हमारे छात्र, टीचर और पाठ्यक्रम, उसके प्रमुख 3 कार्य होते हैं। इस कार्यों में पहला है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य क्या होता है? जब छात्रों के किसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो टीचर है वह वर्किंग प्लान बनाता है तो उसे निदानात्मक कार्य कहते हैं। और उपचारात्मक कार्य में क्या होता है कि जो टीचर है और स्टूडेंट दोनों मिल करके अपनी स्टूडेंट की समस्याओं को सुलझाते हैं तो उसे उपचारात्मक कार्य कहते हैं। और मूल्यांकन संबंधी कार्य में जो स्टूडेंट क्या सीखा है टीचिंग मेथड के द्वारा स्टूडेंट क्या सीखा है उसका मूल्यांकन करते हैं। इसके लिए इन जो शिक्षक चर हैं उन तीनों का कार्य यही है कि वह निदानात्मक कार्य को करते हैं, उपचारात्मक कार्य को करते हैं, मूल्यांकन संबंधी कार्य को करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट में। शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षण कैसे किया जाता है? तो इसमें है शिक्षण का उद्देश्य होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, और विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन। जो टीचिंग के द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं और उनका जो विश्वास है, बिलीफ एंड नॉलेज है, उसमें भी उसका भी विकास कर सकते हैं और उसका भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए हम 2 प्रकार की टीचिंग अप्लाई करते हैं। पहला है अनुबंधन और दूसरा है प्रशिक्षण। मतलब छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उन्हें कंडीशंस में बांधते हैं, कंडीशंस देते हैं कि आपको ये करना है। इस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये कार्य आज करना है। इस प्रकार से ट्रेनिंग दे करके उसके छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और छात्रों के विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इंडोक्राइनेशन प्रतिपादन होता है। इसमें शिक्षण की सबसे पहले प्रक्रिया में आता है अनुबंधन, उसके बाद में उसमें ट्रेनिंग आती है, फिर इंस्ट्रक्शन आता है, फिर प्रतिपादन आता है। मतलब छात्र को कंडीशन दिया जाता है, उसके बाद में उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिसके बाद में वह अपने विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन करने के बाद में खुद से प्रतिपादन करता है। इस प्रकार से
के द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में और विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन कर सकते हैं। मूव करते हैं शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं। फेजेस आर ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण है उसके तीन फेजेस बताए गए हैं। शिक्षण में क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है क्योंकि विद्यालय में छात्रों को इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। शिक्षण क्रियाओं का कर्मिक विश्लेषण 3 सोपानों में किया जाता है। मतलब स्टूडेंट को किस प्रकार से सिखाया जाता है उसके 3 फेजेस हैं। पहला है शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, प्री एक्टिव फेज। दूसरा है शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था। तीसरा है शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था। मतलब शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था में क्या आता है, जब टीचर्स जो है क्लास में इंटर नहीं किए होते हैं उससे पहले स्टूडेंट्स जो भी कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था। और इस तत्परता अवस्था में सिलेबस का निर्धारण और क्या टीचिंग करना होना है, ये सभी इस शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में आता है। उसके बाद शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, इंटरमीडिएट फेज में, जब तक टीचर जो है छात्रों को पढ़ाता है तब तक की अवस्था को शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था कहते हैं। और उस पढ़ाने के बाद में टीचर जो है छात्रों से जो मूल्यांकन कार्य लेता है उसे हम शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज में शामिल करते हैं। इस प्रकार से हमारा शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है। मूव करते हैं अब हम इस आज के जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एनएल गेज का निम्नलिखित में से संबंध है। प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषा से, निरंकुश प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषा से, हस्तक्षेप रहित प्रणाली शिक्षण की परिभाषा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एनएल गेज। हमने फर्स्ट में ही देखा कि एनएल गेज ने जो प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषा है उसको सपोर्ट किया था। हम नेक्स्ट है हमारा, जॉन ब्रूबेकर प्रभावित थे। जो जॉन ब्रूबेकर हैं वह प्रभावित थे शिक्षण प्रक्रिया से, शिक्षा दर्शन से, शिक्षण विधि से, हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली से। इसका भी हमने पहले में ही देखा कि जो जॉन ब्रूबेकर थे वह हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली से प्रभावित थे। नेक्स्ट करते हैं मूव। नेक्स्ट हमारा शिक्षण चरों के कार्य है। शिक्षण चरों के जो कार्य है वह क्या क्या कार्य है, निदानात्मक कार्य करता है, उपचारात्मक कार्य करता है, मूल्यांकन का कार्य भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्य करता है। शिक्षण चर के कार्य हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित हैं जो टीचर है वह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित होते हैं छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यालय से शिक्षक, छात्र, बालक, अभिभावक, प्राचार्य, बालक, पुस्तक, अध्ययन। अभी देखा हमने इस शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि इसमें शिक्षक स्वयं अपना सुधार करते हैं, इसमें शिक्षक बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं, इसमें विद्यालय रूपी संस्था संपूर्ण समाज में सुधार करती है, इसमें प्राणी में सुधार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करता है, इसलिए इसको शिक्षण को एक सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तम शिक्षण की विशेषता है। उत्तम शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं पढ़े हैं हमने, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये तो हमने पढ़ा है। प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूल, ये भी होना चाहिए। और निर्देशात्मक, इंस्ट्रक्टिव होना, ये भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी एक उत्तम शिक्षण की विशेषता होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला है। जो भारतीय परिस्थिति है उसमें उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्य है, छात्र योग्यताओं का संवर्धन है, शिक्षक एक मित्र एवं दार्शनिक और उपयुक्त सभी। तो जो इंडिया है उसमें टीचिंग का परिस्थितियां हैं उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का होना चाहिए, छात्रों की योग्यताओं में संवर्धन भी होता है, और छात्र एवं शिक्षक एवं छात्र एक मित्र के, जो शिक्षक है एक मित्र और दार्शनिक के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, स्मृति में सम्मिलित नहीं है। जो स्मृति मेमोरी लेवल का टीचिंग है उसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है, इसमें अधिगम तो होता है और पुनर्वहन भी, मतलब जो स्टूडेंट याद किए हैं उसे बता भी सकते हैं और उसे पहचान भी सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या नहीं होता, इसमें मूल्यांकन नहीं किया जाता है। जो स्मृति स्तर के में सम्मिलित हमारा मूल्यांकन नहीं होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट स्मृति स्तर में मास्टरी कर लेता है तो वह इस मेमोरी लेवल के बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब अवबोध लेवल में स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। जो उपचारात्मक शिक्षण है वह किसको प्रदान किया जाता है? विषयगत दुर्बलताओं के शिकार बालकों को, पिछड़े बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को, ए तथा बी में रेखांकित बालकों को। जो उपचारात्मक शिक्षण है मेन वह स्टूडेंट्स, जो दुर्बल स्टूडेंट हैं उन्हें, और जो पिछड़े बालक हैं उनको दिया जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए तथा बी, बिंदु में रेखांकित बालकों को। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है। हमारा जो निदानात्मक शिक्षण है उसका आधारभूत उद्देश्य क्या है? बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना, बालकों को दुर्बल बनाना, बालकों को प्रारूपिक रूप से दुर्बल मान लेना, बालकों को पिछलग्गु बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना। नेक्स्ट है हमारा, अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए हमारा जो अनौपचारिक टीचिंग है, मतलब जो स्कूल में टीचिंग नहीं होती है, जो उस प्रकार की टीचिंग को हम अनौपचारिक टीचिंग कहते हैं, इसका आवश्यकता अनुभव की जाती है। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, नव साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, विद्यालय के ड्रॉप आउट्स के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। हमारा जो निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाने के लिए भी अनौपचारिक शिक्षण का उपयोग किया जाता है, और नव साक्षर हैं उनको भी साक्षर बनाने के लिए, और विद्यालय से जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको भी शिक्षर बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में हमारा स्वतंत्र चर क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। आई होप आप सभी को आज का जो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।